जैसा कि हमने अनुनाद में पढ़ा। दूसरा पार्ट इसका क्या है, मीजोमेरिक। मीजोमेरिक और अनुनाद अलग नहीं है, एक ही बात है। कन्फ्यूज क्या होते हैं, जैसे इंडिया में हम रहते हैं, लेकिन इंडिया के कौन से स्टेट में, एमपी में, तो इंडिया एक बड़ा रूप है ना, और एमपी उसका एक छोटा मतलब भाग है। तो ऐसे ही रिजनेंस का एक हिस्सा होता है जिसे हम मीजोमेरिक कहते हैं। अब उसमें होता क्या, उसमें ये होता है कि बेंजीन रिंग पर लगे होते हैं समूह। क्या लगे होते हैं, समूह। यदि बेंजीन रिंग पर ऐसा समूह, या जैसा हम बोल सकते हैं कि sp2 संकरित कार्बन पर, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पर यदि कोई ग्रुप ऐसा लगा हो, चाहे ये भी हो चाहे ये भी हो, डबल बॉन्डेड वाला, उसके ऊपर भी बात करें हम, तो क्या है कि यदि sp2 संकरित कार्बन पर ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, उसको प्रदान कर रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कौन सा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि EDG। क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। इधर ये भी क्या कर रहा है, sp2 संकरित अनसेचुरेटेड कार्बन जो होते हैं, अनसेचुरेटेड कार्बन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं +m इफेक्ट या +r इफेक्ट। क्या नाम दिया इसका, प्लस रिजोनेंस या आपका प्लस मीजोमेरिक, है ना। जब ऐसा समूह अनसेचुरेटेड कार्बन से जुड़ा हो जो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच विद अनसेचुरेटेड कार्बन और बेंजीन रिंग इज नोन एज मीजोमेरिक इफेक्ट, प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव में क्या होगा कि बेंजीन रिंग पर ऐसे ग्रुप लगे होंगे जो क्या कर रहे होंगे, उससे इलेक्ट्रॉन खोद रहे होंगे, उससे इलेक्ट्रॉन खोदो बड़ा सा W के नीचे, ये वही वाला है। क्या करते हैं कि उनको क्या, जैसे उनको इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो क्या कर लेते हैं, उससे खोद लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इससे निकाल रहे हैं तो इन ग्रुप को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब जब किसी भी अनसैचुरेटेड कार्बन से कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, तब इसे हम बोलेंगे कि इसका नाम क्या है, -m या -r। इलेक्ट्रॉन इससे बाहर अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लगा है, तो इसको हम माइनस मीजोमेरिक या माइनस रिजोनेंस, निगेटिव रिजोनेटिंग इफेक्ट कहते हैं। तो कुछ नहीं है, मीजोमेरिक एक रिजोनेंस का हिस्सा है जिसमें दो प्रकार का ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अनसेचुरेटेड कार्बन से जुड़ा होगा, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप, है ना, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह क्या करेगा, कार्बन से जुड़ा होगा, अनसेचुरेटेड कार्बन से जुड़ा होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो जब भी मैंने आपको दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक एनिलीन का, एक फिनॉल का और एक का मिथाइलेटेड बेंजीन का बताया था, तो उसमें हमने देखा था कि जब कोई उस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन दे रहा था, है ना, जब कोई बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन दे रहा था तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो कहाँ बढ़ रहा था, इलेक्ट्रॉन का माइनस है वो कहाँ जा रहा था। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन दे रहा था तो ऑर्थो पर माइनस दिख रहा था, हाँ दिख रहा था, पैरा पे माइनस दिख रहा था, हाँ दिख रहा था। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होते हैं तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन का घनत्व, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ बढ़ाते हैं, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ाते हैं। कहाँ बढ़ाते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ाते हैं। अब बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो भैया बहुत कुछ हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्रियात्मक, जिनकी विश्लेषणात्मक कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन होती है, किसकी, एरोमेटिक कंपाउंड की। कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो क्या होगा, जैसे ही माइनस आया मतलब एक भिखारी इलेक्ट्रोफाइल को जुड़ने के लिए बहुत सारा स्थान मिल गया, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है जिसके ऊपर प्लस है। अब इस प्लस को यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़ सकता है। मतलब इन्होंने, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने क्या काम कर दिया, इन्होंने इस रिंग के बल्ले कर दी। बल्ले मतलब इस रिंग को कर दिया एक्टिवेट, सक्रिय कर दिया। जैसे ही रिंग सक्रिय हो गई तो वो ESR के प्रति ज़्यादा क्रियाशील हो जाएगी, तुरंत ESR दे देगी। तो इसीलिए इनको ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग एज वेल एज रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या कहते हैं, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, है ना, रिंग को सक्रिय करने वाले समूह। ठीक इसका उल्टा इसमें होता है,
क्या होता है इसमें ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन खोद रहे हैं यानी कि प्लस बना रहे होंगे वो कहाँ बनाएंगे, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। मतलब ये रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी कर रहे हैं तो कौन से स्थान से कर रहे हैं, तो कर रहे हैं ऑर्थो और पैरा स्थान से। अगर ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, अब भिखारी दादा आ रहे हैं, भिखारी बाबा जैसे ही आएंगे तो उन्होंने देखा कि ऑर्थो और पैरा तो ऑलरेडी भिखारी हो गए, इनका तो दिवालिया निकल गया। तो अब उन्होंने बोला कि हमको धनी सेठ कहाँ मिलेगा, कौन ऐसा होगा जो हमको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इन्होंने देखा कि बीच में एक व्यक्ति शांत बैठा है जिससे ना इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना इलेक्ट्रॉन आए हैं, मतलब वो पहले जैसा था वैसा ही अब भी है। तो ये भिखारी बाबा उस स्थान पे क्या करेंगे, जाकर जुड़ जाएंगे, इधर जाकर जुड़ जाएंगे। तो इस वाले को हम क्या बोल देंगे, इस वाले को बोल देंगे कौन सा डायरेक्टिंग, ये आएगा मेटा डायरेक्टिंग। कौन सा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग, है ना। क्यों नाम है मेटा डायरेक्टिंग पैरा डायरेक्टिंग, कुछ नहीं है, मेटा की ओर लगने के लिए दिशा दे रहा है तो नाम मेटा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो और पैरा में लगने के लिए दिशा दे रहा है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो जब भी -m-r आएगा वो मेटा डायरेक्टिंग होगा, वो रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, रिंग को निष्क्रिय करेगा, किसके प्रति, ESR के प्रति, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति। तो जब भी -m-r आएगा तो बेंजीन रिंग एरोमेटिक कंपाउंड की जो रिंग है वो ESR के प्रति निष्क्रिय हो जाएगी या कम क्रियाशील हो जाएगी। तो इसलिए इनका नाम होता है रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या नाम होता है, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। देखिए, और इधर क्या नाम था, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो कौन कौन से ऐसे इफेक्ट हैं, कौन कौन से ऐसे समूह हैं जो +m और -m देते हैं, तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट याद करना है। NH2- O- NH2 OH OR इनका होता है +m। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट OR का OH से ज़्यादा होता है, तो इनका इंडक्टिव भी होता है और +m भी होता है। तो किसको मानेंगे, तो जो शक्तिशाली होता है उसी की बात मानी जाती है। और शक्तिशाली कौन है, रेजोनेंस है। कौन है, रेजोनेंस है। तो यह अभी हम पढ़ लेंगे किसको कहाँ से लगाना है। अभी तो इतना याद रखना, NH- O- NH2 OH OR इनका +m होता है। -m की बात करोगे तो -i वाले ही है लगभग। कौन है, -i वाले। सबसे ज़्यादा -m NO2 का होता है, फिर CN का होता है, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एसिड और फिर अमाइड। तो ये -m का क्रम है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्रम है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का क्रम। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से याद रखना है कि जो हेलोजन होते हैं, हेलोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। आप फ्लोरीन ले लो, आप क्लोरीन ले लो, आप ब्रोमीन ले लो, आप आयोडीन ले लो, सबके पास 3 लोन पेयर हैं, है ना। 3 लोन पेयर है तो ये भी दे सकते हैं, और अगर ये लोन पेयर देंगे तो क्या हो जाएंगे, +m हो जाएंगे। तो इसीलिए इनका जो ये हेलोजन है, इनका एक्सेप्शन है, इनका -i प्रभावी होता है +m से। ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसको याद रखेंगे। हेलोजन हुआ, CH2COH हुआ और NO हुआ, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इनका -i +m से बड़ा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम आगे की बात करें तो आपको अभी मैंने जो बेसिक बताया उसका एक बार रिवीजन करवा लेते हैं कि हमने पढ़ा रेजोनेंस। क्या पढ़ा है, रेजोनेंस में हमने पढ़ा कहाँ लगता है, पाई इलेक्ट्रॉन पे लगता है। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा हमने क्या पढ़ा, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। कौन सा, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है ना, काल्पनिक सिद्धांत है। तीसरा हमने पढ़ा इनके स्ट्रक्चर को कैनोनिकल या कॉन्जुगेटिंग या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना, कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हम कहते हैं। फिर अगर हम बात करें इसकी क्या बोले, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। किसका ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का। एटम्स, मॉलिक्यूल इनका स्थान कभी भी नहीं बदलता, ये अपनी पोजीशन नहीं बदलते। फिर हमने क्या पढ़ा कि इनमें जो ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं, ऑल स्ट्रक्चर है सिमिलर एनर्जी, लगभग क्या होगी, उनकी ऊर्जा सिमिलर होगी। ठीक है, ये पढ़ा। फिर क्या पढ़ा, ये एक परमानेंट इफेक्ट है, स्थायी प्रभाव है। कैसा है, स्थायी प्रभाव है। ठीक है, ये बातें हमने पढ़ी। और लास्ट में हमने पढ़ी थी पोजीशन। तो पोजीशन क्या थी, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल माइनस, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल मुक्त मूलक। इतनी पोजीशन अगर आपको दिखती है तो हमें क्या लगा देना, अनुनाद लगा देना।
चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारे एरोमेटिक कंपाउंड। पुराने ज़माने में बोला जाता था कि जो कंपाउंड जिनके अंदर से खुशबू, जिनके अंदर से एरोमा आती है, उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। मुख्यतः ये 3 प्रकार के, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। अब आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक में क्या करना है कि जब भी एरोमेटिक का नाम आता है तो क्या होगा, बंद संरचना होगी। क्या होगी, साइक्लिक रिंग होगी। इनकी भी क्या होती है, एंटी एरोमेटिक की साइक्लिक रिंग होती है, और इनकी में भी ओपन हो सकती है, में भी साइक्लिक हो सकती है। ठीक है, हो सकता है वो खुली चेन के हो, खुली श्रृंखला के हो सकता है वो साइक्लिक के हो। इनका हमेशा बंद ही संरचना होगी दोनों में। फिर दूसरा क्या है, होल रिंग हैव रेजोनेंस। बंद संरचना तो होगी लेकिन जो आपकी वलय है, जो आपकी रिंग है, उसके हर एक बिंदु पे अनुनाद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हर एक पोजीशन पर क्या होना चाहिए, अनुनाद होना चाहिए। इसका भी सेम है, होल रिंग हैज अनुनाद, हैव रेजोनेंस, है ना, रेजोनेंस। इसका जरूरी नहीं है, पूरी रिंग में अगर अनुनाद हो गया तो वो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में बदल जाएगा, तो मतलब इसमें नहीं होगा। दूसरा, इसमें क्या होना चाहिए, ऑल जो कार्बन होंगे, ऑल कार्बन शुड बी sp2 संकरित। इसमें भी क्या होना चाहिए, ऑल कार्बन शुड बी sp2 संकरित, हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, हाइब्रिडाइज। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसके जितने भी कार्बन होंगे सबका संकरण sp2 होगा। फिर तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन सा, हकल नियम। हकल नियम इन पे लगता है 4n+2, है ना, पाई इलेक्ट्रॉन, और इन पे लगता है 4m पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, 4m पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। इनका हकल रूल होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन, और इनका हकल रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इधर जो n की शुरुआत होती है वो 0, 1, 2, 3 डैश 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 से चलता है। यहाँ जो n होता है वो 1, 2, 3 डैश 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 से चलता है। ठीक है, तो हमें सीधी सीधी बात आई, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का मतलब बंद संरचनाएं। हाथ बंद करो, आप मेरे साथ बोलिए, क्या बंद संरचनाएं होनी चाहिए? ठीक है, दोनों में बंद संरचना होंगी? हाँ होंगी। दोनों में पूरी रिंग में अनुनाद होगा? हाँ होगा। दोनों के सभी कार्बन sp2 संकरित होंगे? हाँ होंगे। दोनों ही हकल नियम का पालन करेंगे? हाँ करेंगे, परंतु अलग अलग। एरोमेटिक के लिए हकल नियम होगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जबकि एंटी एरोमेटिक के लिए हकल नियम होगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों में हकल नियम अलग अलग लगता है, इसके आधार पर इनको एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक बोल दिया, वरना सारी प्रॉपर्टी सेम है। दोनों साइक्लिक हैं, दोनों की होल रिंग में, पूरी रिंग में रेजोनेंस है, दोनों के सभी कार्बन sp2 संकरित हैं। बस हकल नियम एक में लगता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। डायरेक्ट MCQ में उठ के आ जाता है, एरोमेटिक के लिए हकल नियम होता है तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और एंटी एरोमेटिक के लिए होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इनका बेसिक था। अगर इसके अलावा जो भी आएगा वो नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, तो सबसे ज़्यादा स्थायी होते हैं एरोमेटिक। कौन होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। उससे कम स्थायी होते हैं नॉन एरोमेटिक, जो बचे वाले हैं। हो गया? और लास्ट में आते हैं एंटी एरोमेटिक। एंटी का तो नाम ही है, एंटी मतलब अपोजिट। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो हमने क्या देखा कि जो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी का ऑर्डर है सबसे ज़्यादा एरोमेटिक, उससे कम नॉन एरोमेटिक, और लास्ट में आएंगे एंटी एरोमेटिक। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई एरोमेटिक है, कोई एंटी एरोमेटिक? क्योंकि नॉन एरोमेटिक तो दिख जाएंगे, रिंग में पूरी में अनुनाद नहीं होगा, सारे कार्बन sp2 संकरित नहीं होंगे, वो हो जाएंगे नॉन एरोमेटिक। तो एंटी और एरोमेटिक का क्या करना है, तुम्हें गिनना है किसको? पाई बॉन्ड को। यदि पाई बॉन्ड ऑड नंबर में हो, किस में हो? ऑड नंबर में। एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। यदि पाई इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में हो तब लगा देना एरोमेटिक। क्या लगा देना? एरोमेटिक। और यदि पाई बॉन्ड की संख्या, बॉन्ड की संख्या इवन नंबर हो, क्या हो? इवन नंबर हो, तो लगा देना एंटी एरोमेटिक। क्या लगा देना? एंटी एरोमेटिक। क्या लगाना है ना? एंटी एरोमेटिक। क्या लगाएंगे? एंटी एरोमेटिक। ठीक है, मतलब जब पाई बॉन्ड की संख्या 2, 4, 6, जब पाई बॉन्ड की संख्या
1 1 3 5 7 9 11 13 17 ऑड में आएगी तो लगाना है एरोमेटिक, और जब 2 4 6 8 10 है ना और 12 ऐसा ऐसा करके आएगी, सम संख्या में आएगी तो लगाना है एंटी एरोमेटिक। एक और बात याद रखना है कि जब भी लोन पेयर अगर अनुनाद में जा रहा होगा या माइनस अनुनाद में जा रहा होगा, देखिए लोन पेयर अनुनाद में जाए, मान लो किसी का बिंदु था, यहाँ नाइट्रोजन पे बिंदु था, वो अनुनाद में गया तो पाई बॉन्ड ही तो बनाया, तो लोन पेयर भी है, जितने लोन पेयर अनुनाद में जा रहे होंगे जिसके भी, वो सारे के सारे एक एक पाई बॉन्ड गिने जाएंगे, और ऋण को भी एक पाई बॉन्ड गिनना है, नहीं तो आपका ये ट्रिक फंस जाएगा। तो हमें क्या क्या गिनना है, इसके साथ साथ क्या गिनना है, लोन पेयर को भी एक पाई बॉन्ड मानना है और एक नेगेटिव को भी एक पाई बॉन्ड मानना है, तो वो भी गिनती में आएगा। कौन कौन, एकांकी युग्म और ऋण, एकांकी युग्म ऋण दोनों को ही क्या करना है, एक पाई बॉन्ड मान के चलना है। फिर अगर हम बात करें तो इनमें आपको क्या करना था कि कौन कौन से इनमें से एरोमेटिक होंगे, कौन कौन से एरोमेटिक नहीं होंगे, वो डिफाइन करना था। तो चलिए देख लेते हैं। पहले वाले में देखो शुरुआत करना है पहली कंडीशन हो, साइक्लिक है, हाँ है, पूरी रिंग में अनुनाद है, देख लेते हैं। डबल सिंगल प्लस सिंगल डबल पूरी रिंग में अनुनाद है। अगर पूरी रिंग में अनुनाद और साइक्लिक है तो दो मिलेंगे, या तो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। फिर हमने कहा भैया पाई बॉन्ड विषम संख्या होने चाहिए, तो बोले भैया एक पाई बॉन्ड है और एक प्लस है। क्या प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, तो मतलब एक ही पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड मतलब विषम संख्या, विषम संख्या मतलब एरोमेटिक, विषम संख्या मतलब एरोमेटिक। दूसरे वाले में गए कि भैया बंद होना चाहिए, हाँ है, अरे खुला है सर, अरे वो तो मेरी वजह से खुला है, बाकी बंद ही है ना। तो ये दूसरी में देखा तो भैया बंद संरचना है, पाई बॉन्ड देखे गिन लो, डबल सिंगल माइनस सिंगल डबल हो गया अनुनाद। अब पाई बॉन्ड गिने तो एक ये और एक नेगेटिव, क्या नेगेटिव पाई बॉन्ड को मानते हैं? तो हम मान लेते हैं, हमको ट्रिक में बोल दिया कि नेगेटिव और लोन पेयर को हमें पाई बॉन्ड की तरह गिनना है। तो जैसे ही इसको गिना तो हमारे कितने हो गए, दो पाई बॉन्ड, और दो पाई बॉन्ड अगर हो गए तो ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। ठीक इसकी बात करेंगे तो सिंगल डबल सिंगल प्लस सिंगल डबल सिंगल, मतलब सब में पूरी रिंग में अनुनाद है, पाई बॉन्ड की संख्या दो है, प्लस को पाई बॉन्ड नहीं गिनते हैं, दो है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। यहाँ गिनोगे तो दो पाई बॉन्ड एक माइनस तो तीन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एरोमेटिक। अगर इसकी बात करोगे तो एक दो तीन बेंजीन रिंग है C6H6, इसमें कितने पाई बॉन्ड है? तीन, विषम संख्या है तो नाम क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। क्या नाम हो जाएगा? एरोमेटिक। यहाँ देखेंगे तो डबल सिंगल 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 सिंगल, पूरी रिंग में अनुनाद नहीं है, केवल अनुनाद इधर ही पोजीशन पे है, और इन सब में तुम पूरी जहाँ से घूम के शुरू होते हैं अनुनाद से घूम के पूरा वहीं उस स्थान पर वापस आ रहे हो। सब में देख लो, जहाँ से शुरू हो गए पूरा वहीं स्थान पर लौट के आ रहे हो, ठीक है। तो सारी रिंग में अनुनाद है तो ही साइक्लिक में आपको एरोमेटिक और नॉन एंटी एरोमेटिक चेक करना। तो इसमें तो पूरी रिंग में अनुनाद है ही नहीं, तो ये तो पता ही चल गया ये क्या है? नॉन एरोमेटिक है। क्या है? नॉन एरोमेटिक है। अगर इसकी बात करें तो ये आपका 1 2 3 एरोमेटिक होता है, और ये ट्रोपोलियम आयन है, यानी कि ऑर्गेनिक का मोस्ट स्टेबल कार्ब कैटायन, ऑर्गेनिक का मोस्ट स्टेबल कार्ब कैटायन। इंपॉर्टेंट है नाम भी और ये पॉइंट भी, तो याद कर लेना कि ट्रोपोलियम आयन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्ब कैटायन है या मोस्ट स्टेबल कार्ब कैटायन है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में ये और दिख रहे हैं। अब इनमें देखो, इनमें जैसे लोग बोलेंगे तो ये बोलेंगे दो लोन पेयर हैं, तो 1 2 3 4 चार लोन पेयर है, तो चार लोन पेयर है मतलब क्या हो जाएगा? ये आपका एंटी एरोमेटिक। लेकिन नहीं, ये होगा आपका एरोमेटिक। क्या होगा? एरोमेटिक। कैसे होगा एरोमेटिक भैया? तो हमने बोला, एक पॉइंट में आपको लिखाना भूल गया हूँ, लिख लेना कि यदि किसी परमाणु पर क्या क्या हो? पाई बॉन्ड हो। क्या हो? पाई बॉन्ड हो, और प्लस हो, और माइनस हो, और लोन पेयर हो, है ना, या एक से अधिक लोन पेयर हो, अधिक लोन पेयर हो, एकांकी युग्म यानी कि बिंदु हो, तो अनुनाद में देखिए, जब पहली कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी पहली? कि पाई बॉन्ड के साथ प्लस मिले, माइनस मिले या लोन पेयर मिले, अनुनाद में केवल और केवल पाई बॉन्ड जाता है। क्या होगा?
कि जब पाई बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड के साथ उसी कार्बन पर प्लस भी हो माइनस भी हो लोन पेयर भी हो तो अनुनाद में किसको भेजना है, केवल और केवल पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड को। लेकिन अगर एक से अधिक एकांकी युग्म है, जैसे इसके पास है, एक इधर है और एक इधर, डबल एकांकी युग्म है, तो एक समय में अनुनाद में केवल एक ही जाएगा। एक समय में अनुनाद में अनुनाद में एक ही जाएगा। एक समय में अनुनाद में एक ही जाएगा, यानी कि इन दोनों में से एक ही जाएगा, तो एक ही गिना जाएगा। तो 3 हो जाएगी, तो 3 मतलब ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो ध्यान रखेंगे 3 हो गई तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया, एरोमेटिक। इसकी बात करेंगे 1 2 3 4 5, 5 है तो ये भी एरोमेटिक है ना। इसकी बात करेंगे तो 1 2 3। अब देखो इधर आ गया, क्या क्या है, इसी नाइट्रोजन के पास पाई बॉन्ड भी है और इसी नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर भी है, तो दोनों नहीं गिनना है, जो अनुनाद में जा रहा है उसी को गिनना है। और हमने बताया था पाई बॉन्ड के साथ चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो चाहे लोन पेयर हो, अनुनाद में पाई बॉन्ड ही जाता है, बाकी ऐसे के ऐसे पड़े रहते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। तो 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा, जो आपका हो जाएगा एरोमेटिक, यानी कि पायरिडीन भी क्या है, एरोमेटिक। इसका नाम क्या है, कॉमन नेम पायरिडीन है। फिर अगर हम इसकी बात करें तो इसमें दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 है तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इसमें गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट ये है, इम्पॉर्टेंट ये क्यों है, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक जगह बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। जैसे ही बॉन्ड तोड़ेंगे तो 2 केस है। अगर हमने बॉन्ड ऊपर की तरफ तोड़ा तो ऑक्सीजन पर आया माइनस, ये रहा, और ये बन गया इस पर प्लस, ठीक है। अगर हमने बॉन्ड नीचे की तरफ तोड़ा तो नीचे की तरफ बॉन्ड तोड़ोगे तो ऑक्सीजन पर आएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस, और ये दोनों हो गए, ठीक है। बॉन्ड तोड़ने पर ऐसा हो जाएगा, क्या आएगा, ऑक्सीजन पे आएगा माइनस और ऑक्सीजन पे आएगा प्लस और कार्बन पे आएगा माइनस। अब अगर इसको ऐसा बॉन्ड तोड़ने पर देखोगे तो क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि ये दोनों पाई बॉन्ड है, तो 1 2 और एक माइनस रिंग में आ रहा तो 3, तो 3 पाई बॉन्ड हो गए, मतलब इसका नाम हो जाएगा एरोमेटिक, है ना। अगर ऐसा बॉन्ड टूटेगा तो 2 पाई बॉन्ड आ रहा है, 2 पाई बॉन्ड आ रहा है तो नाम हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। अब मेरी बात सुन लीजिए, कभी भी बॉन्ड टूटे या परमाणु देखें तो वो कहाँ जाता है, जहाँ उसकी स्थायित्व बढ़ रहा है। तो इस बॉन्ड तोड़ने पर स्थायित्व किस दिशा में बढ़ेगा, नीचे बॉन्ड तोड़ेंगे तब ज़्यादा या ऊपर बॉन्ड तोड़ेंगे तब ज़्यादा। तो जब हमने नीचे बॉन्ड तोड़ा तो कौन सी स्ट्रक्चर बन रही है, एरोमेटिक। कौन सी बन रही है, एरोमेटिक। और ऊपर बॉन्ड टूटा है तो कौन सी स्ट्रक्चर बन रही है, एंटी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में कौन अधिक स्थायी है, तो एरोमेटिक वाला अधिक स्थायी है, मतलब नीचे बॉन्ड टूटेगा ऊपर बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको देखना है कि जो ज़्यादा स्थायी वाला बन रहा होगा रिंग बॉन्ड तोड़ने पर, उस तरफ बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। तो ये हमारा एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट था।